नमस्ते, मैं गिरीश परदेशी और गिरीश परदेशी एक्टिव व्लॉग्स इस मेरे YouTube चैनल के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस को आपने काफ़ी सारा प्यार दिया और अच्छे से रिसीव किया और मुझे खुशी है कि मैं जो शेयर कर रहा हूं वो आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो मैं इस बात को बहुत वैल्यू करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जो वीडियोस बनाता हूं उसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। 2020 और 21 में हम सब ने कोरोना इस महामारी की भीषणता देखी है, उसका तांडव देखा है कि कैसे पूरी दुनिया में इसने तहलका मचाया हुआ था और कैसे हमारे दैनंदिन जीवन तक ये दानव पहुंच गया था और उसने काफी सारे लोगों की जान ले ली थी। ये तो हम सब लोगों ने देख लिया, लेकिन ऐसे कई सारी महामारियां थी जो भारत के इतिहास में हमने देखी हैं और जो शायद हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे नेट पे कहीं मिली है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 1897 की पुणे की प्लेग महामारी। 1897 में पुणे में बड़े पैमाने पे प्लेग की महामारी आ गई थी और काफी सारे लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पे इस प्लेग की महामारी को बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल रही थी। लेकिन मैं इस बात को जाहिर करना चाहता हूं कि ये महामारी की बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इससे वैयक्तिक तौर पे मेरा जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट हो। ये मैंने जो नेट पे इंफॉर्मेशन कहीं में मिली है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन हमें यह जानना बहुत जरूरी है। यह महामारी 1897 में ब्रिटिश काल के दौरान आई थी। तो पुणे में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मरीज 2 अक्टूबर 1896 में पाए गए थे। ये 2 मरीज मुंबई से पुणे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जर्नी करते हुए आए थे और दिसंबर तक सिटी में इस संक्रमण के काफी सारे संकेत मिल गए थे और यह बीमारी बुरे तरीके से फैल चुकी थी, खास तौर से घनी आबादी वाले पुणे के सिटी एरिया या पेठ एरिया में। इसके पहले सितंबर में भी मुंबई से प्लेग की रिपोर्ट आ चुकी थी और पुणे के नगर निगम ने ऐसे रोगियों को अलग से ट्रीटमेंट करने के लिए पुणे के ससून जनरल हॉस्पिटल के स्पेशल बनाए हुए शेड में रख दिया था और उनकी निगरानी के लिए एक स्पेशल चिकित्सा अधिकारी भी नियुक्त किया था। मुंबई में ये प्लेग की महामारी पहुंची थी हांगकांग से कुछ लोगों की वजह से और ये महामारी तीसरी महामारी का हिस्सा थी, प्लेग के तीसरी महामारी का हिस्सा थी, जिसकी शुरुआत 1855 में चीन के यूनान प्रांत में शुरू हुई थी। और बिलीव मी माय फ्रेंड्स, 1896 से लेकर 1918 तक ये प्लेग की बीमारी हमारे भारत देश में रही और जिसमें 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो फरवरी 1897 तक पुणे में 308 प्लेग के मरीज दर्ज किए गए और 271 लोग अपनी जान खो चुके थे। तो ऐसी खतरनाक बीमारी, ऐसा खतरनाक डेथ रेट, इस सब से बचने के लिए काफी सारे पुणे के लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ा और आसपास के गांव में जाकर बसना पड़ा। स्थानीय अधिकारी के मुताबिक उस दौरान 15 से 20 हजार तक लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। तब ऐसी परिस्थिति थी कि स्थानीय लोग और पुणे में मौजूद ब्रिटिश लोग
इन लोगों ने तुरंत सरकार से एक स्ट्रांग अधिकारी की मांग की जो इस पूरे महामारी को कंट्रोल में ला सके, शहर में स्वास्थ्य और स्वच्छता कायम कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला बुरे से और ज्यादा खराब तक, फ्रॉम बैड टू वर्स जाने के संकेत थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर विलियम मैन्सफील्ड सैंडर्स ने जिस सशक्त अधिकारी की नियुक्ति की वो थे 34 वर्षीय वॉल्टर चार्ल्स रैंड, जो भारतीय सिविल सेवा के ऑक्सफोर्ड शिक्षित अधिकारी थे और जो उस वक्त सातारा में कार्यरत थे। तो 10 फरवरी 1897 को रैंड को पुणे प्लेग समिति के कार्यकारी संचालक एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मिस्टर रैंड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे पहले तो मेरा परम कर्तव्य है कि यह पता लगाना कि पूना में बीमारी किस हद तक फैल चुकी है। यह रिपोर्ट उन्होंने जून जुलाई में तैयार की थी और जिनको उन्हें अगस्त में पेश करना था, लेकिन उसके पहले उनकी मौत हो चुकी। पूना नगर निगम के वर्तमान मृत्यु रजिस्टर और पिछले वर्षों के मृत्यु रिटर्न की जांच करने के बाद मुझे पता चला है कि जनवरी की शुरुआत से लेकर पुणे शहर में, तब पूना नाम से जाना जाता था, पूना शहर में मृत्यु दर चिंताजनक दर से बढ़ रही है। उसी दिन मैंने कलेक्टर को भी यह भी सूचित किया, पूना एक बहुत ही खतरनाक प्लेग केंद्र बन चुका है, रैंड ने लिखा अपनी रिपोर्ट में। तो मिस्टर रैंड के रिपोर्ट के मुताबिक WWO बेवरेज नाम के जो अधिकारी थे वो पुणे आए इस प्लेग की महामारी से निपटने के लिए, और उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि इस प्लेग की महामारी को अगर लड़ना है, इस प्लेग की महामारी के साथ अगर लड़ना है तो सेना या मिलिट्री आर्मी या मिलिट्री मैन की सहायता लेना अनिवार्य है। रैंड कहते हैं क्योंकि उनके पास हांगकांग में इस बीमारी से लड़ने का तजुर्बा था, उन्हें ज्ञान था कि कैसे इससे लोकली निपटा जाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मिस्टर बेवरेज का यह अप्रोच खास तौर से रोगियों को ढूंढना, उन्हें खोज निकालना और उन्हें अपने उचित अस्पताल में पहुंचाने के लिए मिलिट्री मैन की मदद लेना जरूरी है। तो पुणे के कलेक्टर मिस्टर RA लैम ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी, औपचारिक अनुरोध कि मिलिट्री की मदद लेना अनिवार्य है क्योंकि हमारे पास मिलिट्री के मैन उपलब्ध हैं और जिन पर हमें पूरा भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो ऑनेस्ट हैं। लेकिन लोकल एजेंसीज जो हैं जिन पे हमें पूरा भरोसा नहीं है। तो उस समय पुणे मेन सिटी, कैंप एरिया और उसके उपनगरों में मिलकर जो पुणे की जनसंख्या थी वो थी 1,61,000। रैंड ने प्लेग के रोगियों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई जिसमें सबसे ज्यादा अहमियत दी गई थी कि रोगियों को खोज निकालने में। और उसकी रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि रोगियों को ढूंढने के लिए हमें अनबिलीवेबल तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा। अपने परिवार के रोगी सदस्य को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाना, इस बात को लेकर नगरवासियों में तीव्र घृणा थी, विरोध था। वो लोग उस सदस्य को ऐसी जगह छुपाया करते थे जैसे रूफटॉप में या अलमारियों में या बगीचों में, ऐसी जगहों पर जहां पे वो आदमी है कि नहीं इसकी पॉसिबिलिटी को जानना बड़ा मुश्किल था। रैंड के अधिकारियों के पास प्लेग के मरीज को ढूंढने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करने के अलावा
कड़े से कड़े तरीकों का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो इस प्लेग की महामारी के दौरान पुणे में 5 हॉस्पिटल्स इरेक्ट किए गए थे, हिंदू, मुस्लिम, पारसी कम्युनिटीज के लिए अलग अलग। इसके अलावा एक जनरल हॉस्पिटल था और एक ससून हॉस्पिटल, जहां यूरोपियन लोगों का इलाज किया जाता था। इसके अलावा सेग्रीगेशन कैंप्स थे, जिनमें प्लेग के मरीजों के परिवार सदस्य और उनके दोस्त रिश्तेदार, इनको रखा गया था कंपल्सरी ऑब्जर्वेशन के अंडर। तो रैंड अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि प्लेग की महामारी इतने बड़े पैमाने में किसी बड़े शहर में फैलने का उदाहरण भारत देश में तो कहीं नहीं था, और यह भी उदाहरण कहीं नहीं था कि किसी कड़े से कड़े नियमों से प्लेग को दबाया गया हो भारत देश में। हां, लेकिन प्लेग की महामारी को कड़े से कड़े सख्त शासन से, नियमों से दबाया गया था, ऐसा उदाहरण हांगकांग में था, और वो भी 1894 में। लेकिन रैंड ने कहा कि मेरी ये बात तो तय थी कि इस महामारी को पुणे के बाहर नहीं फैलाना है, इसे पुणे में ही खत्म कर देना है। तो मिस्टर रैंड ने पुणे में 20 सर्च पार्टीज अपॉइंट की थी, जिसमें होते थे 3 ब्रिटिश अधिकारी और 1 लोकल या नेटिव आदमी। इनका यह काम होता था, इनकी यह पॉलिसी होती थी कि पुणे में जगह जगह जाकर घरों में, कुटुंबियों में प्लेग के मरीजों को या उनके शवों को ढूंढना, उनको हॉस्पिटल में ले जाना और शवों का दहन करना मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंडर। लेकिन 10 सर्च पार्टी के पीछे सिर्फ 1 मेडिकल ऑफिसर था और सिर्फ 1 महिला कर्मचारी, जो पर्दे के पीछे जाकर महिलाओं को चेक करती थी। इन सर्च पार्टी का तरीका भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक था। वो पब्लिक में अनाउंस नहीं करते थे कि वो किस एरिया में सर्च करने वाले हैं, ताकि नगरवासी मरीज को कहीं छुपा न पाए। जिस इलाके में सर्च करनी है, उस इलाके में पहले घोड़ों पर कुछ लोग जाकर मुआयना करके आते थे। रिसर्च, कैवलरी रिसर्च जिसको कहा जाता था। रैंड के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब सर्च पार्टीज ने अपना सर्च का काम शुरू किया, तो पहले दिन सिर्फ 1 ही शिकायत दर्ज की गई कि इन कर्मचारियों ने दरवाजे तो खोले, लेकिन उन दरवाज़ों को वापस बंद नहीं किया। इसलिए आगे से हमने इसमें सतर्कता अपनाई और जो भी दरवाजे खोले गए थे उनको हथौड़ों और स्टेपल्स की मदद से बंद किए गए हैं, ऐसा रैंड की रिपोर्ट का कहना है। रिपोर्ट में यह भी कहा था कि लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन दिया। सिर्फ कुछ कम्युनिटीज़ की तरफ से हमें विरोध हुआ, और जो भी मेडिकल ऑफिसर्स सर्च मारते थे उनके पास कुछ कैश पैसे दिए गए थे, ताकि अगर इस सर्च के दौरान किसी मरीज का कुछ नुकसान हो जाए, किसी प्रॉपर्टी का या किसी वस्तु का या कुछ चीज़ों का, तो वहीं के वहीं वो उसका कॉम्पनसेशन कैश के रूप में उन्हें दे दे। 26 मार्च 1897 में ये भी ऑर्डर इन सर्च पार्टीज और उनके अधिकारियों को दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों को लाइम वॉश किया जाए। अगर हो सके तो सभी घरों को लाइम वॉश किया जाए। लाइम वॉश के दौरान अगर किसी घर का कुछ नुकसान होता है तो उनको वहीं का वही कॉम्पनसेशन दिया जाए, या फिर कितना नुकसान हुआ है वो सब नोट करके रखे, ताकि बाद में उनको कॉम्पनसेशन दिया जा सके। तो 13 मार्च 1897 से लेकर 19 मई 1897 तक रिपोर्ट के अनुसार, रैंड की रिपोर्ट के अनुसार 2,18,000
314 घर तलाश किए गए और उनमें 338 प्लेग के मरीज पाए गए और 64 लाशें बरामद हुई। और रिपोर्ट के मुताबिक हर घर 11 बार सर्च किया गया। पुणे शहर के हर एंट्री पॉइंट पर ब्रिटिश सैनिक तैनात थे ताकि पुणे में इन्फेक्टेड जो मरीज हैं वो पुणे के बाहर ना जा सके, ना शवों को छुपाकर पुणे से बाहर ले जाया सके ताकि ब्रिटिश अधिकारी उन्हें पकड़े ना, और कोई पुणे के अंदर भी ना आ सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सर्च जारी किया गया उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं थी, और अगर कोई छोटी मोटी कंप्लेन थी भी तो वो जो वायलेटर्स थे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे। मिस्टर पैगेट जो इस सर्च को कमांड कर रहे थे या सर्च पार्टीज को कमांड कर रहे थे, उन्होंने एक लेटर 20 मई 1897 को मिस्टर रैंड को लिखा जिसके मुताबिक 6 केसेस ऐसी पाई गई जिनमें सर्च वॉलंटियर्स के खिलाफ कंप्लेंट्स थी और जो सच थी, और उनका जुर्म था कि उन्होंने पैसों की चोरी की, कुछ चीज़ों की चोरी की और नेटिव लोगों से पैसे या रिश्वत लिए। रिपोर्ट या लेटर में यह भी कहा गया कि चूंकि हमारे अधिकारियों ने सख्त मेजर्स लिए, सख्त कार्रवाई की, इसकी वजह से ही प्लेग के मरीजों में घट या रिडक्शन नजर आया हुआ है मई 1897 तक। इस लेटर के मुताबिक चूंकि इस सर्च आर्मी ने या सर्च पार्टीज ने या आर्मी ने बहुत सख्त मेजर अपनाए, इसलिए प्लेग के मरीजों की संख्या मई 1897 तक काफी कम हो गई थी, जो मार्च में सबसे पीक पर थी। तो आइए अब देखते हैं इस प्लेग की महामारी और उसको निपटने के लिए अपनाए गए तरीकों को भारतीय लोगों ने किस तरह से देखा था, या पुणे के निवासियों के मुताबिक यह पूरा आतंक का शासन था। पुणे के निवासियों ने इस सर्च के अभियान को, खोज अभियान को बहुत बुरे तरीके से रिसीव किया। लेकिन पुणे के निवासियों को यह सर्च अभियान या खोज अभियान और जिस तरह से प्लेग के मरीजों को ट्रीट किया जाता था, लोगों को ट्रीट किया जाता था, यह बहुत बुरा था। मैं आपको एक चीज पढ़कर सुनाता हूं। याचिकाओं के अनुसार, जिनका सारांश राजनारायण चंदावरकर ने अपने निबंध प्लेग, पैनिक एंड एपिडेमिक पॉलिटिक्स इन इंडिया 1896 to 1914 में महामारी और विचार पुस्तक में प्रकाशित किया है। तलाशी के दौरान संपत्ति का अनियंत्रित और अंधाधुंध विनाश हुआ। पृथक्करण और चूना धोने वाली पार्टियां फर्श खोदती थी, घरों के नुक्कड़ों और खाली स्थानों में कीटाणुनाशक के गैलन डालती थी। कई बार उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए और उन्हें खुला छोड़ दिया। पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्तियों को ले गए और कुछ मामलों में यहां तक कि पड़ोसियों और राहगीरों को भी अलगाव शिविरों में भर दिया गया। कुछ कंप्लेंट्स ये थी कि घर में घुसकर घरेलू औरतों को जबरदस्ती बाहर खींचा जाता था, उन्हें बीच सड़क खड़ा किया जाता था और समाज के सामने, लोगों के सामने उनकी तहकीकात होती थी, उनकी सर्च होती थी गलत तरीकों से, इंडिसेंट बिहेवियर से। जबकि इसके जवाब में रिपोर्ट में यह कहा गया रैंड के कि कुछ नहीं, हमने तो बस मराठी लड़कियों के साथ या मराठी औरतों के साथ मजाक किया था।
मिस्टर कुलकर्णी नाम के एक गृहस्थ थे जिनकी ये शिकायत थी कि कुछ सैनिक अधिकारी हमारे घर में जबरदस्ती घुस गए, बहुत ही नुकसान किया, हमको घर से बाहर निकाला और मुझे यानी मिस्टर कुलकर्णी को सबके सामने नंगा करवाया। मिस्टर कुलकर्णी को चारों तरफ से घेर लिया, उनको जबरदस्ती उठक बैठक करवाई और सब ने ये करते वक्त उनकी तरफ देख के तालियां बजाई। ऐसा चंदावरकर साहब की रिपोर्ट में कहा गया। और इसी पार्श्वभूमि पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने अपने अंग्रेजी अखबार मराठा में ये लिखा, प्लेग इज मोर मर्सीफुल टू अस than its human prototypes now reigning in the city. The tyranny of plague committee and its chosen instruments is yet too brutal to allow respectable people to breathe at ease. बेशक ये जो तरीके थे जो इन सर्च पार्टीज ने अपनाए थे बहुत ब्रूटल थे, क्रूएल थे, अमानवीय थे। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के गवर्नर लेफ्टिनेंट मैकडॉनल्ड का यह कहना है कि वैसे तो प्लेग बाकी शहरों में भी फैल गया था, हमारे इलाके में भी, लेकिन जो मेजर्स या जो तरीके पुणे में अपनाए गए थे, अगर वो हमारे प्रोविंस के या हमारे इलाके के किसी भी शहर में अपनाए जाएं तो वहां कत्ल होंगे, खून की नदियां बहेंगी, देयर विल बी ब्लड शेड। तो दोस्तों, खून की नदियां तो पुणे में भी बही। मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट जनरल आयर्स्ट क्वीन विक्टोरिया रानी की जयंती समारोह से गणेश खिंड गवर्नमेंट हाउस यानी अब के पुणे विश्वविद्यालय की इमारत से लौट रहे थे जयंती समारोह के बाद, और पुणे के ही 3 युवक चाफेकर बंधु दामोदर उम्र 27, बालकृष्ण उम्र 24 और वासुदेव उम्र 17 या 18, इन तीनों बंधुओं ने इन दोनों अधिकारियों पर गोलियां दाग दी। मिस्टर आयर्स की जगह पर मौत हो गई और रैंड 3 जुलाई को खत्म हो गए। दामोदर चापेकर, जिन्होंने इस कत्ल की पूरी योजना बनाई थी, उन्होंने अपने कबूलनामे में यह कहा था, जो उन्होंने बाद में वापस ले लिया था, कि जी हां, रैंड को खत्म करने के पीछे हमारा मकसद यही था कि उनके द्वारा आदेश किए गए तलाशी अभियान, उन्होंने 8 अक्टूबर 1897 को एक मैजिस्ट्रेट के सामने ये कहा था, घरों की तलाशी में सैनिकों द्वारा बड़ा जुल्म और अत्याचार किया गया। वो मंदिरों में घुस गए, महिलाओं को उनके घरों से बाहर ले आए, मूर्तियों को तोड़ दिया और पोथियों को जला दिया। हमने इन कार्यों का बदला लेने का निश्चय किया, लेकिन आम लोगों को मारने से कोई फायदा नहीं था और मुख्य व्यक्ति को मारना जरूरी था। इसलिए हमने मिस्टर रैंड को मारने का निश्चय किया, जो प्रमुख थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने या ब्रिटिश सरकार ने यह अनुमान लगाया कि रैंड का कत्ल उन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से प्रेरित हुआ था जो लोकमान्य तिलक के केसरी और अन्य न्यूज़पेपर जैसे पुणे वैभव या सुधारक में प्रसारित हुए थे। लोकमान्य तिलक पर कुछ आर्टिकल्स की वजह से केस दर्ज किया गया, कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का जो कत्ल किया था उसको ग्लोरीफाई किया गया था, और ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि चूंकि अफजल खान के कत्ल को उस आर्टिकल में ग्लोरीफाई किया गया था
और तुरंत उसके एक हफ्ते बाद ही मिस्टर रैंड का कत्ल हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार मिस्टर बाल गंगाधर तिलक है। और इसीलिए उन्होंने लोकमान्य तिलक को सेक्शन 124 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत फॉर एक्साइटिंग फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन अमंग्स द पब्लिक थ्रू हिज राइटिंग्स इन केसरी, इस आरोप से 18 साल की कैद की सजा कायम की। तो इस पूरे वाद विवाद के बाद और रैंड की हत्या के बाद प्लेग समिति ने अपने कार्यों को धीमा कर दिया, लेकिन प्लेग फिर भी पनपता रहा। 1904 तक पुणे में 45,665 लोग प्लेग से संक्रमित हुए और उनमें से 37,718 लोग इस महामारी के शिकार हो गए। तो दोस्तों, प्लेग की महामारी और उसका वाद विवाद, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। ये मैंने नेट से किसी आर्टिकल में पढ़ा था। मुझे लगा कि हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय हिंद।